हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं में सतह रसायन चैप्टर पर भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण एवं अधिशोषण समतापी दो मुख्य बिंदुओं पर हम आज प्रकाश डालेंगे। पिछले कालखंड में हमने सामान्य रूप से अधिशोषण किसे कहते हैं, उसी प्रकार से और कुछ मुख्य बिंदु जैसे अवशोषण, विशोषण आदि के बारे में हम अध्ययन किए। आज उसके आगे मुख्य रूप से अधिशोषण के प्रकार एक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। उसके आगे एक और प्रकार है जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक, इनमें जो बल पाए जाते हैं मुख्य रूप से उनके आधार पर हम अधिशोषण को दो भागों में बांटते हैं, अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य बंध कहें या बल कहें, इनके आधार पर हम अधिशोषण को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ये दो मुख्य प्रकार होते हैं और इसमें हम संक्षिप्त रूप से पहले समझ लें, उसके बाद हम इसमें तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होते हैं? भौतिक बल, मुख्य रूप से जो बल होते हैं हम सामान्य रूप से दो प्रकार से बल समझते हैं। एक भौतिक बल और जो बंध समझते हैं वो एक प्रकार का बल है। तो उसी में हम देख रहे हैं भौतिक बल, और इसी भौतिक बल को हम और दूसरे शब्दों में कहते हैं वांडर वाल्स बंध। वांडर वाल्स बंध एक दुर्बल बंध है। यह जो बंध है एक दुर्बल बंध है और जिसे हम वांडर वाल्स बंध कहते हैं। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में एक दुर्बल बंध भौतिक बल जिसे हम वांडर वाल्स बंध कहते हैं, यह पाया जाता है। तो ऐसे जिसमें पाए जाएंगे और उस अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और उसके ठीक अपोजिट विपरीत देखते हैं हम, एक और बंध होते हैं जिसे हम रासायनिक बंध कहते हैं, रासायनिक बंध। और यह मुख्यतः प्रबल होते हैं। यदि हम तुलनात्मक दृष्टि देखें, भौतिक बल जिसे हम वांडर वाल बंध कहते हैं यह दुर्बल होता है और रासायनिक बंध मुख्यतः प्रबल होते हैं। और रासायनिक बंध में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जब भी हम रसायन में बंध की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होते हैं। तो यह बल यानी रासायनिक बंध भौतिक बल अर्थात वांडर वाल बंध की तुलना में प्रबल होते हैं। तो इसके आधार पर है अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में। तो आइए हम इसको सीधे सीधे तुलनात्मक दृष्टि से समझने का इसको हम प्रयास करें। पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। पहला पॉइंट हम लें इसमें बंध या बल। तो बंध के बारे में देखें तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य एक दुर्बल वांडर वाल्स बंध काम करते हैं, वांडर वाल्स बंध। जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक प्रबल बंध होता है, प्रबल जो कि रासायनिक बंध होते हैं। तो सीधा सीधा हम प्रबल रासायनिक
बंध कह सकते हैं। एक बार समझ लें, इसमें भौतिक अधिशोषण में एक दुर्बल बंध होता है जिसे वान डेर वाल्स बंध कहते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक प्रबल बंध होता है जिसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। इनके मध्य में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में रासायनिक बंध पाए जाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण है, और वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं तो भौतिक अधिशोषण है। दूसरा एक मुख्य बिंदु हम देखें, अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण ऊष्मा, ऐसे हम इसको समझ चुके हैं इसके पूर्व कालखंड में कि अधिशोषण एक ऊष्मा छिपी प्रक्रम है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, तो एक में कम होता है, एक में अधिक। तो हम देखें इसमें भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है और करीबन इसका मान है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। इसका ऊष्मा का मान है 20 से लेकर के 40 किलो जूल प्रति मोल, यह अधिशोषण ऊष्मा का मान है। अर्थात एक मोल जो अधिशोष्य है, जब वह अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित होते हैं तो यहाँ से 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। ये प्रति मोल पर निर्भर है। दूसरा हम देखें इसमें रासायनिक अधिशोषण पर, तो इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। जैसे मान के आधार से समझें इसमें तो करीबन 40 से लेकर के 400 किलो जूल प्रति मोल पाए जाते हैं। हम तुलनात्मक मान को भी देखेंगे, इस मान से स्पष्ट है कि भौतिक अधिशोषण का मान कम है जबकि रासायनिक अधिशोषण का मान अधिक है। और आंकिक मान के देखें अपन तो ये हमको मिलेगा इसमें करीबन 40 से लेकर के 400 किलो जूल प्रति मोल। तीसरे यहाँ पर बिंदु पर चर्चा करें, भौतिक अधिशोषण यह बहुपरतीय होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है। इसका आशय को हम समझ लें, बहुपरतीय का मतलब एक से अधिक परत होंगे। इसको संक्षिप्त में हम अपने शब्दों में कहना प्रयास करें इसको, तो एक, जैसे उदाहरण के लिए एक पहले हम पदार्थ को रखे हैं या अधिशोषित हो रहा है तो उसके ऊपर में एक पदार्थ आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर में, तो इस प्रकार से एक से अधिक परत बनेंगे। जैसे हम सामान्य दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण बोलें समझने के लिए, जैसे हम देखते हैं धान के बोरी लगे हुए हैं तो एक के ऊपर में एक जैसे लगे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में जो अणु अधिशोष्य के अणु हैं, अधिशोषक के सतह पर जब अधिशोषित होते हैं तो इस प्रकार से एक के ऊपर एक बहुत अधिक परत, एक से अधिक परत हो सकते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परती, अर्थात इसमें केवल एक ही प्रकार के बंध बनेंगे। इसमें अधिशोष्य अधिशोषक से जब अधिशोषित हो जाएंगे तो केवल एक परत बनाते हैं, उसके ऊपर में फिर आगे यह अधिशोषण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम रासायनिक बंध की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक बंध में जो मुक्त संयोजकता पाए जाते हैं वह एक के द्वारा संतुष्ट रहते हैं, उसके बाद वह मुख्यतः जब संतुष्ट हो जाएंगे तो और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए अलग से उसके ऊपर में फिर से एक बंध नहीं बनेगा। इसीलिए रासायनिक अधिशोषण एक परती होते हैं जबकि भौतिक अधिशोषण जो है इसमें मुख्यतः बहुपरती होते हैं। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट इसमें कुछ लिखें, एक देखें इसमें अपन भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत ताप का प्रभाव। ताप का एक विशेष प्रभाव होगा दोनों में, भौतिक अधिशोषण में भी और रासायनिक अधिशोषण में। इसको ग्राफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। जैसे दाब को हम स्थिर कर दें, स्थिर दाब, और उस पर स्थिर दाब पर देखिए अधिशोषण की मात्रा जिसे हम x/m कहते हैं, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। अधिशोषण की मात्रा
और संकेत के रूप में जब लिखेंगे तो इसको लिखते हैं x/m। इसको लें हम y अक्ष में और x अक्ष में हम लेते हैं इसमें तापमान, जिसे T के द्वारा व्यक्त किया गया है। दाब स्थिर है। x अक्ष पर तापमान को बढ़ाते हैं और y अक्ष पर x/m को प्लाट करते हैं, ग्राफ में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा भौतिक अधिशोषण के लिए जैसे जैसे ताप बढ़ते जाएंगे तो उसमें अधिशोषण की जो मात्रा है धीरे 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 घटते जाती है। इसमें ग्राफ से स्पष्ट देखिए, कम ताप है, अधिशोषण बहुत अधिक है। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है इस प्रकार से, तो अधिशोषण की मात्रा का मान धीरे धीरे कमी होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण पर हम चर्चा करें ताप का प्रभाव, तो ये भी सेम एक ही कंडीशन है, स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होंगे। ये टेम्परेचर को हम सेम इसी प्रकार से x अक्ष पर लें और y अक्ष पर अधिशोषण की मात्रा, जिसे हम x/m कहते हैं, लेते हैं, तो हम पाएंगे इसमें जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो धीरे 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 अधिशोषण की मात्रा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक अधिकतम मान प्राप्त करने के पश्चात वह पुनः धीरे धीरे घटने लगता है। दोनों में यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर, मुख्य अंतर यह है कि दोनों में यहाँ पर अंतिम में देख रहे हैं कि अंतिम में घट ही जा रहा है। इसमें अधिकतम तापमान हो गया तो अधिशोषण की मात्रा का मान घटता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में प्रारंभ से ही धीरे धीरे घटना प्रारंभ होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभ में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो अधिशोषण की मात्रा का मान बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घटता है। इसमें यही इसमें मुख्य रूप से एक ताप के आधार पर ये अंतर पाए जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से हम और कुछ फैक्टर लेंगे इसमें, जैसे दाब का प्रभाव। आगे यहाँ पर पांचों पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। दाब का प्रभाव पांचों पॉइंट पर लेंगे इसमें। तो दाब का क्या प्रभाव होगा, देखिए इसे हम इसको स्थिर ताप पर लेंगे, तापमान को स्थिर कर दें और दोनों प्रकार के अधिशोषण, इसमें भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे तो किस प्रकार से होगा। देखिए दाब को बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, ये x अक्ष पर दाब को प्रदर्शित कर रहा है और y अक्ष पर हम x/m, जैसे हम अभी समझ चुके हैं, यह अधिशोषण की मात्रा है। इसको ग्राफ के मध्य माने ग्राफ दोनों के बीच में खींचें तो हमें प्राप्त होगा जैसे जैसे दाब बढ़ते जाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ये मुख्यतः अलग अलग तापमान पर अलग अलग होते हैं। एक विशेष रूप से यहाँ पर हमको समझना है, अलग अलग टेम्परेचर होगा तो इसमें अधिशोषण की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अंतिम निष्कर्ष ये निकलेगा कि दाब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो अधिशोषण की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। ऐसे और होंगे अलग अलग ताप, तो और इस प्रकार से हमको अलग अलग दाब, कम ताप करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझ लें, तापमान जितना कम होता जाएगा और दाब को उतना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा उतनी बढ़ती जाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करें इसमें, जैसे मान लीजिए ऋण कुछ मान नंबर रखें इसमें चलिए 0 सेंटीग्रेड, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, 0 सेंटीग्रेड पर है और एक है मान लीजिए ऋण 18 सेंटीग्रेड। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप मान को देखेंगे कि 0 सेंटीग्रेड से और जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं और दाब को इसे बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमको मान प्राप्त हो रहा है कि अधिशोषण की मात्रा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस प्रकार से रासायनिक अधिशोषण की स्थिति पर देखेंगे तो इसके लिए जैसे जैसे यहाँ पर दाब बढ़ाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर भी अधिशोषण का मान बढ़ता है, लेकिन यह अलग अलग कंडीशन पर हमको प्राप्त होंगे इसमें। तो जैसे P है और यहाँ पर x/m है। इसमें ग्राफ इस प्रकार से धीरे धीरे दाब बढ़ रहा है तो इसमें अधिशोषण का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक अधिकतम मान के पश्चात, देखिए यहाँ पर अधिकतम मान है, अधिकतम मान के पश्चात ये रुक जाती, स्थिर हो जाती है। और इस दाब को, एक निश्चित दाब हो गया यहाँ पर,
ये दाब है, इसे हम कहते हैं PS, अंग्रेजी में कहते हैं सेचुरेशन प्रेशर, हिंदी में कहते हैं इसको संतृप्तता दाब, संतृप्तता दाब। तो क्या है संतृप्तता दाब? तो वह दाब जिसमें स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। इस दाब को क्या कहा गया है? संतृप्तता दाब या सेचुरेशन प्रेशर कहते हैं। तो दोनों में यहाँ पर एक फर्क देख रहे हैं इसमें कि अलग अलग तापमान पर तो होते हैं, लेकिन इसमें एक सामान्य रूप से रासायनिक अधिशोषण में एक संतृप्तता दाब भी आती है इसमें। तो ये मुख्यतः इसमें हमको अंतर नज़र आ रहे हैं। ऐसे और कुछ अंतर हो सकते हैं इसमें, मैं मुख्य बिंदुओं के ऊपर यहाँ पर मैंने चर्चा किया है। अब आगे हम इसमें देखेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें अधिशोषण समतापी, इस पर हम आगे विचार करेंगे। अधिशोषण समतापी, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पर शब्द है समतापी, सम माने यहाँ पर स्थिर से, अर्थात एक निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर हम विचार करें। तो जब तापमान स्थिर हो, स्थिर ताप पर, दूसरा यहाँ पर अधिशोषण शब्द है, तो इसके लिए हम इसको देखेंगे दाब और अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, इसके बीच में यहाँ पर दो शब्द हैं इसमें अभी फिलहाल, एक दाब है और दूसरा है अधिशोषण की मात्रा। और तापमान स्थिर है, एक निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर दाब और अधिशोषण के मात्रा के बीच में एक संबंध दर्शाने वाला एक जो वक्र प्राप्त होंगे या इसके मध्य में हम जो संबंध देखेंगे, इसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। एक बार पुनः समझ लें। और खास करके यहाँ पर देखिए, जब दाब का शब्द का प्रयोग हो रहा है तो सीधी सी बात है गैस का होगा, गैस का दाब। तो गैस यहाँ पर अधिशोष्य के रूप में होगा। यहाँ पर और समझ लें, गैस का दाब है और यह मुख्यतः अधिशोष्य है। तो गैसीय अधिशोष्य हो और कोई ठोस अधिशोषक हो, यहाँ पर समझ लेंगे इसमें ठोस अधिशोषक। तो इन दोनों में यहाँ पर अधिशोषण की जो मात्रा होगी वो दाब पर निर्भर करता है। अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है और उसके मध्य में जो भी संबंध प्राप्त होते हैं हम उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो अधिशोषण समतापी से सीधा सीधा आशय हो गया गैसीय अधिशोष्य हैं और कोई ठोस अधिशोषक हैं, और उसमें जो अधिशोषण की मात्रा होती है और उन गैसीय अधिशोष्य के दाब के बीच में संबंध दर्शाने वाले जो फार्मूला प्राप्त होंगे या जो संबंध प्राप्त होगा उसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब आगे इसके लिए कुछ समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे जिसे अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हैं इसमें। अब यहाँ पर इसको एक शब्द में और हम देखेंगे तो अधिशोषण समतापी क्या है। तो यह एक प्रकार का गणितीय व्यंजक है, गणितीय व्यंजक है, या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एक वक्र होता है, गणितीय व्यंजक या वक्र, जिसकी सहायता से हम
गैसीय अधिशोष्य के दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच में संबंध जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे गणितीय व्यंजक या उस वक्र को हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गया होगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर एक आगे कौन से अधिशोषण समतापी है, इसके बारे में भी हमें आगे पॉइंट को लेना है इसमें। आइए हम अब इस अधिशोषण समतापी को कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर हम इसको आगे अध्ययन करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्हें फ्रेंडलिक कहा है। उनके आधार पर एक वक्र प्राप्त होगा, समीकरण प्राप्त होगा, जिसे हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहेंगे। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक गणितीय व्यंजक दिया, एक वक्र दिया, जिसकी सहायता से गैसीय अधिशोष्य के दाब और अधिशोषण की मात्रा, जिसे हम x/m कहते हैं, यह अधिशोषण की मात्रा है। अधिशोषण की मात्रा और P है गैसीय अधिशोष्य का दाब, P बराबर दाब। इनके मध्य में एक गणितीय समीकरण दिया, एक व्यंजक दिया है, जिसे हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। और यह मुख्यतः एक परतीय अधिशोषण के लागू होता है। एक परतीय अधिशोषण। इसमें क्या सूत्र है, हम इसको इसमें देखते हैं। x/m बराबर K P और 1/n, P का घात में है 1/n। एक बार पुनः समझ लें। x/m बराबर K P स्मॉल p का घात 1/n, जहां x बराबर गैसीय अधिशोष्य की मात्रा, गैसीय अधिशोष्य की मात्रा है, उसी प्रकार से m बराबर अधिशोषक, और यह मुख्यतः ठोसों के रूप में पाया जाएगा। अधिशोषक की संहति, और यहाँ पर P बराबर गैसीय अधिशोष्य का दाब, गैसीय अधिशोष्य का दाब है, और K और N यहाँ पर एक स्थिरांक है। एक बार पुनः समझ लें। x का अर्थ है गैसीय अधिशोषक की मात्रा, m बराबर अधिशोषक की संहति, स्मॉल p बराबर गैसीय अधिशोषक का दाब, और k और n यहाँ पर स्थिरांक है। और ये फार्मूला बनता है इसमें x/m बराबर K P का घात 1/n। आगे हम देखें, इसमें अलग अलग दाब पर इसका प्रभाव अलग अलग होते हैं। दाब के कम अधिक होने पर अधिशोषण की मात्रा, अब यहाँ पर एक साथ समझेंगे, x/m का आशय है अधिशोषण की मात्रा। एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं सीधा, x/m का सीधा मतलब एक साथ जब पढ़ेंगे हम इसको,
तो क्या पढ़ेंगे इसमें, अधिशोषण की मात्रा, उसके लिखित शब्द में एक साथ x/m लिखा जाएगा, जहां पर x का मतलब गैसीय अधिशोषण की मात्रा है। आइए हम इस पर विचार करें अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे कम दाब पर क्या होगा, इसके लिए फ्रेंडिश ने जो हमें बताया है, उन्होंने प्रयोग किया है, उसके आधार पर हम इसका समीकरण ज्ञात करें। तो पहला कंडीशन इसमें कम दाब पर, और हम ये भी समझ रहे हैं एक निश्चित ताप पर समतापी, वो पहले से हम यहाँ पर इस शब्द को समझ चुके हैं। समतापी का मतलब निश्चित ताप पर ही हो रहा है, ये जो पूरा अधिशोषण हो रहा है वो निश्चित ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि अलग अलग तापमान पर अधिशोषण की मात्रा भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पर समतापी है तो तापमान तो पहले से स्थिर है। अब यहाँ पर देखते हैं कम दाब पर क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला फ्रेंड्लिश के आधार पर x/m बराबर, या सीधा समानुपाती लिखें, समानुपाती p के, जिसमें उसका घात है 1। यानी सीधा सीधा हम समझने का प्रयास करेंगे तो अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होते हैं। कब, जब दाब क्या हो, इसमें कम हो। कम दाब पर अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m दाब के सीधे समानुपाती होते हैं, अर्थात घात 1 रहेगा इसमें। इसको और हल करें तो x/m बराबर एक स्थिरांक लेते हैं k, जैसे हम समझ चुके हैं कि जहाँ पर भी समानुपात होते हैं हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, उसके जगह हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट k है। अब फार्मूला में पहले से स्मॉल p है और उसका घात है यहाँ पर केवल 1। अब घात 1 को नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर घात 1 यहाँ पर समझा जाएगा इसको। अब इस प्रकार से दूसरा एक पद लेते हैं इसमें, चलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं। दूसरा, यदि अधिक दाब हो या उच्च दाब पर, उच्च दाब पर क्या कंडीशन होगा, इस पर हम थोड़ा विचार करें। तो फ्रेंडलिश ने जो प्रयोग किया है उसके आधार पर x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा उसके दाब पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए घात यहाँ पर 0 है, p का घात 0। कब, जब दाब क्या हो, उच्च हो जाए, बहुत ज़्यादा दाब हो जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करता, अर्थात घात यहाँ पर 0 होगा। इसको शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, दाब पर निर्भर नहीं करता। अब इसको फार्मूला के रूप में लिखें तो एक साथ x/m बराबर कांस्टेंट हो गया k, और इसमें p का घात कितना हो गया, ये 0। अब इसको और सरल रूप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x/m बराबर, देखो किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात p का घात 0 मान 1, और 1 गुणित, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं k गुणित 1, और इसको और सरल रूप में लिखेंगे तो x/m बराबर k हो जाएगा, अर्थात एक निश्चित मान पर रुक जाएगा वो विक्रिया। यहाँ पर k का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब अभी आगे हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अभी तक हम केवल गणितीय रूप देख रहे हैं, और हमारा जो परिभाषा है समतापी, अधिशोषण समतापी का सीधा मतलब है वह गणितीय व्यंजक या वक्र जिसकी सहायता से हम अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच, अधिशोषण की मात्रा यानी x/m और दाब का मतलब है स्मॉल p, जो कि गैसीय अधिशोष्य है, और तापमान यहाँ पर स्थिर है, स्थिर ताप पर ये जो संबंध है हम इसको समतापी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग कंडीशन पर इसका मान अलग अलग होगा। आगे चले, इसमें इसको मिटा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, आगे उसके पद है आगे इसके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन का मतलब हो गया माध्यमिक स्थिति पर क्या होगा, माध्यमिक दाब मतलब हो गया न तो कम है न बहुत ही हाई है, तब की कंडीशन में फ्रेंडलिश ने देखा है उसके आधार पर x/m, इसको माध्यमिक दाब पर लिख लीजिए, x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा बराबर
के सीधा लिख रहे हैं p का घात 1/n, या इसको मान हटा भी देते हैं अभी फिलहाल तो सीधा समानुपाती बन जाएगा। मैं दोनों तरीके से यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करें, इस प्रकार से है, देखिए p का घात 1/n पर निर्भर करेगा ये। अब यहाँ पर और हल करें इसको समझने के लिए तो x/m बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन लें इसमें, तो इसके लिए k p टू दी पावर n 1/n, उसका p का घात कितना है 1/n, जहाँ पर इस 1/n का मान यहाँ पर लिख लेंगे 1/n का जो मान होगा वह 0 से 1 के बीच होगा, 0 से 1 के बीच है। अब इस प्रकार के यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं, ये मुख्य समीकरण हमको प्राप्त हो गया यहाँ से। अब इसी को आगे जब लाग लेते हैं, देखिए यहाँ पर अलग अलग हम ग्राफ के आधार समझने का प्रयास करें, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसी को लेते हैं ग्राफ बना करके, देखिए x/m को लीजिए y अक्ष में, और स्मॉल p अर्थात गैसीय अधिशोषक का दाब है, इसको लेते हैं x अक्ष पर। x अक्ष हो गया अरे y अक्ष, इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, देखिए इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से। ये इसका आशय ये हो गया यहाँ से कि धीरे धीरे जैसे ताप बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक अधिकतम मान पर आकर के हो क्या हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है। इसको इस प्रकार से हम आरेखित करें, जिसे हम क्या कहते हैं इसमें सैचुरेशन प्रेशर, संतृप्त दाब, जिसके बारे में हम अभी इसको अध्ययन कर चुके हैं। ये इसका आशय यही है इसमें। आगे चलें दूसरा प्रकार का, देखिए इस समीकरण का हम लाग लें, आगे लिखते हैं इसमें लाग लेते हैं, लाग लेने पर लाग लेते हैं इस समीकरण का, तो क्या होगा, लाग, इसको नीचे में लिखता हूं मैं, लाग x/m बराबर लाग के, और एक गुणा है तो उसमें लाग होने पर प्लस हो जाते हैं, इस यहाँ पर प्लस लाग 1 p का घात 1/n। इसको और पुनः अपन सरल रूप में लिखें, लाग के प्रयोग, लागर्थम का प्रयोग करें। इसको मिटा रहा हूं मैं, आगे कंडीशन पे, ये पहला वाला इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें, इस समीकरण सादा हम ये समझ रहे हैं। आगे हम जब लाग लेंगे तो क्या उसका होगा परिणाम, ये हम इसको देखेंगे। तो चलें यहाँ पर इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। आगे कंडीशन है log x/m बराबर log k प्लस log x का घात y बराबर y log x होते हैं, यानी जो घात रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो सामने में लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर हो गया 1/n log, और ये हो गया p। क्यों होता है, चूंकि log x का घात y बराबर log y log x होता है, इसलिए उस फार्मूले के तहत जो घात है उसको कहाँ पर लिखेंगे, सामने में लिख लेंगे। अब हल करें, देखिए आगे एक सरल रेखा का समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होते हैं, जिसमें कि ये जो बराबर के बाईं तरफ लिखा है इसको हम y अक्ष में लें, और x लिखा हुआ है, m के साथ में x लिखा है, इसको हम x अक्ष पर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन होगा, इसको इधर मिटा रहा हूं अब, तो देखिए यहाँ पर क्या समानता मिल रहा है, यहाँ से log x/m, इसको ले कहाँ, कौन सा अक्ष पर लेंगे, इसमें y अक्ष पर लें, इसको ही पर लिख देते हैं। चलिए log x/m को लिख रहे हैं हम y अक्ष पर, ये y अक्ष है, और x अक्ष पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो मान एक साथ जुड़ा हुआ है, दो मान कौन सा जुड़ा है, 1/n के साथ में क्या है, log p है, तो इसमें सीधा log p ये c के बराबर, यहाँ पर सारी x के बराबर, एक अक्ष में लिखा जाएगा। तो
तो इसके मध्य में जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या प्राप्त होगा, थोड़ा समझ लेंगे। इस x के साथ में जुड़ा होता है और ढाल होता है, और यहाँ पर इस p log p के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 1/n। ये सरल का समीकरण है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से इसका जो ढाल प्राप्त होगा, ये ढाल है यहाँ से, जिसे हम स्लोप कहते हैं या प्रवणता कहते हैं। तो इसका मान कितना हो रहा है, 1/n प्राप्त होगा। और यहाँ से देखिए ये y अक्ष को काट रहा है, तो जो y अक्ष को काट रहा है यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक, इस प्रकार से इसको दर्शा रहे हैं, पूरे यहाँ से यहाँ तक। एक बार पुनः समझ लें, ये यहाँ तक पूरा आ गया, यानी y अक्ष को काटने वाला भाग। और कहाँ से प्राप्त होगा, ये c वाला, c माने जो अकेला पद है इसमें, और अकेला पद कौन सा, यहाँ पर log k है इसमें। तो ये अकेला पद है इसमें log k। इसको हम कहते हैं अंतःखंड, जिसको अंग्रेजी में हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो y अक्ष को काटता है। यह है सरल रेखा का समीकरण। उसी के आधार पर एक ग्राफ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम log p और log x/m के बीच ग्राफ खींच सकते हैं, और ये फ्रेंडलिच के अधिशोषण समतापी का वक्र है इसमें। अब यहाँ से समस्या क्या रहा, आगे की जो कमियां हैं, जितना भी दाब बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे कितना तक बढ़ेगा इसके बारे में बता नहीं पाया। अभी तक तो ठीक है, लाभ जैसे जैसे पी के मान बढ़ाएंगे, दाब का मान बढ़ाते हैं, तो शोषण की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन जब हम बहुत अधिक बढ़ा देंगे तब की स्थिति में क्या होगा, इसके बारे में ये जो सिद्धांत है या जो समीकरण या जो समतापी समीकरण हम पढ़ रहे हैं, यह बताने में क्या हो गया, असफल हो गया। और बहुपरती के लिए भी बताने में सिद्धांत क्या हो गया, असफल हो गया। ये मुख्य इसमें कमियां रही। आगे थोड़ा सा हम इसमें और देखें, फ्रेंडलिच ने बताया है बिलियन के लिए भी लागू किया है। अभी तक हम किसके बारे में समझ रहे हैं, गैस ठोस पर जाकर अधिशोषित हो रहा है। यदि बिलियन के लागू करें, बिलियन के लिए, बिलियन का ठोसों पर अधिशोषण, ठोसों पर अधिशोषण, तो फार्मूला में क्या होगा, देखिए थोड़ा सा चेंज इसमें उन्होंने बताया है। जहाँ पर P लिखे हैं उसके जगह में, जितना भी लिखे हम, जहाँ पर P लिखे हैं इसके जगह में हमको क्या रखना है, C लिख देना है। जहाँ पर इस C का मतलब है सांद्रण, विलय, जो बिलियन का सांद्रण सीधा सीधा है, बिलियन में विलय का सांद्रण क्या ज़्यादा बेटर होगा इसमें। अभी मैं बिलियन का सांद्रण, बिलियन का सांद्रण, सांद्रण का मतलब हो गया यहाँ पर 1 मोल जो पदार्थ है वह कितने, खास करके 1 लीटर में, देखें हम 1 लीटर में कितना विलेय पदार्थ की मात्रा, कितने मोल घुले हुए, यही सामान्य शब्द में बिलियन का सांद्रण। अभी हम सीधा समझें, कॉन्सेंट्रेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, कॉन्सेंट्रेशन। ये सांद्रण के लिए शब्द होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए यहाँ पर शब्द है सांद्रण शब्द। तो जितना भी हम यहाँ पर उपयोग किए हैं इसमें, जहाँ जहाँ भी P का उपयोग किए थे उसके जगह हमें क्या लिखना है, हमें C लिखना है। तो भी उसका जो अभी हम गुण देख रहे हैं, किस प्रकार से मान प्राप्त होगा, कैसे ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल वही होगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम log P लिखे, उसके जगह में क्या हो जाएगा, log C हो जाएगा। बाकी जो समीकरण हम देखे, एक दूसरा समीकरण हमने अभी देखा था जिसमें केवल P का जिक्र था और x/m, वहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम C लिखेंगे। केवल कुछ चेंज नहीं करना है, केवल P के जगह में क्या चेंज रखना है अपन को, C का। तो भी वही उत्तर हमको या वही मान उन्होंने देखा, या उस प्रकार के व्यवहार को उन्होंने देखा। तब इस प्रकार से यहाँ पर ये फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी ये समीकरण कहलाएगा, या केवल फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी है, जिसमें ग्राफ के माध्यम से और गणितीय व्यंजक के माध्यम से जो गैसीय अधिशोष्य हैं और जो ठोस अधिशोषक हैं, इनमें अधिशोषण की मात्रा को समझाने के लिए उन्होंने कुछ वक्र और समीकरण दिए इसमें। अब इस प्रकार से हम आगे के कालखंड में हम अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और अन्य प्रकार के उनके जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में हम अगला जानकारी फिर से हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।